चोरी करना शुरू किया। पापा से मैं लिविंग मेमोरी झापड़ खाया था, और वो आज तक मेरे को ना उसकी सन याद है मेरे कान में। यार पढ़ा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, उस समय मूवी देखने क्यों चला गया, दोस्तों के साथ घूम क्यों रहा था, ये पढ़ लेता 4 किताबें। आज सोशल डॉक में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में रियल लाइफ इंसाइट्स दिए कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जो जितने भी फेलियर्स आए उनको कैसे टैकल किया, क्या सोच रहे थे जब वो 11th-12th में थे, तब उन्होंने क्या सोचा था, उनके क्या ड्रीम्स थे, फिर ड्रीम्स कैसे चेंज होते हैं वो उन्होंने बताया। फिर छोटी छोटी हैबिट्स जो उनको लग जाती हैं बचपन में या थोड़ा बड़े होते टाइम, या जब अट्रैक्शंस आती हैं तो कैसे वो उसको डील करते हैं। चोरी की हैबिट उन्होंने कैसे अपने आप को टैकल किया, उसमें कैसे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने चांटा खाया और वो चांटा आज भी उनको याद है, और उस छोटी सी इंसिडेंट्स ने उनकी लाइफ कैसे बदल दी, तो वो सब कुछ उन्होंने बताया। देन वो मेडिकल करना चाहते थे, मेडिकल में नहीं जा पाए, एंड देन कैसे एक IAS ऑफिसर बन गए। हॉस्टल लाइफ उन्होंने अपनी डिस्कस करी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने वाली हैं। तो राइट नाउ वो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अमृतसर हैं। बहुत ही बढ़िया आज का पॉडकास्ट है उनके साथ हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे डॉक में हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी एंड मैम डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी, और यहाँ पे हमारे पास आज का ओकेजन है सोशल डॉक में फॉर द बुक लॉन्चिंग ऑफ आहा से आहा तक बाय विक्रांत कपूर जी। इनको तो आप हमारे पास पहले ही से जानते हैं, तो शुरू करते हैं आज का सर सेशन। राइट, ठीक है। बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है, सुबह सुबह का टाइम है, एंड सर भी आज रिलैक्स है अपनी हेक्टिक रूटीन से। मैम भी लकीली हमारे साथ है आज, तो लेट्स स्टार्ट। ओवर टू यू सर। right. Basically, I would welcome all the viewers and guests, and I'm extremely thankful to Harpreet sir and Dr. Gurpreet कि उन्होंने अपने शुभातों से मेरी किताब को लॉन्च किया है। और मेरा लिटरली सौभाग्य है कि सर के घर पे उनके जो ऑफिस है इतना सुंदर, वहाँ पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। और मेरा ललित जी को बहुत थैंक्स है, और सोशल डॉक की सारी टीम को बहुत थैंक्स है कि मेरे बुक लॉन्च को इतना वो स्पेशल बना रहे हैं। एज अ राइटर आई वुड से इट इज एन इमोशनल मोमेंट, बट एज अ पोएट इट इज मच मोर इमोशनल मोमेंट, बिकॉज मैं बचपन से जब से 3-4 साल जब से होश संभाली है तो मैं लिखता रहता था कुछ ना कुछ, बट आई यूज्ड टू राइट इट आउट ऑफ अ पेन, बिकॉज जो चीज मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था तो मैं वो लिख देता था। तो मेरे को नहीं पता था कि इस चीज की समाज में इस चीज की वैल्यू मिलती है। जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, पब्लिक स्पीकिंग का मुझे शौक था, तो मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग के साथ पोइट्री को इंटेग्रेट करता था, तो बहुत तालियां बजती थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा टैलेंट है, पीपल लव यू मोर फॉर राइटिंग पोइट्री एंड स्पीकिंग पोइट्री। तो आज इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि मैं जो बचपन से लिख रहा हूँ पोइट्री वो मैं कर पा रहा हूं। तो इस पोएम बुक में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट येस इट्स अ जर्नी फ्रॉम आहा से आहा तक। आहा इज अ जर्नी ऑफ अ पेन टू द जर्नी ऑफ ब्लिस। So I really feel that my life is aha because of all the practices that I do, and I would also say that the causes that I'm living my life to is to give to society, कि समाज के मैं बच्चों को क्या दे सकता हूँ अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने स्कूल्स के थ्रू बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ मैं, और भी बाकी जो सेवा के काम करता हूँ। सो दिस मेक्स माई लाइफ रियली ब्लिसफुल, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक कॉल्ड आ से आहा तक। वी आल्सो वांट आवर व्यूअर्स की ये भी जाने कि एक्चुअली होता कैसे है, काम कैसे होते हैं, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, जो आपने इतना टाइम लगा के रियल लाइफ में सीखा है, ये भी इनको पता चलना चाहिए कि रियल लाइफ में एक्चुअली काम कैसे होते हैं। डर भी होता है, डर के साथ और भी कितनी चीजें होती है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आई एम श्योर कि ऐसा कुछ कंटेंट आपने कुछ सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा है, तो मैं अपनी पहली पोएम पढ़ूंगा और मैं सर के और मैम के उसमें एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगा। जैसे एक पोएम है 11 नंबर, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। सो दिस इज अ पोएम दैट आई राइट। आई बिलीव कि हम सपना तो देख लेते हैं सारे, बहुत इजी होता है सपना देखना कि मेरे को ये बनना है, मेरे को IAS ऑफिसर बन के DC बनना है या मुझे अपना लाइफ में मुझे डॉक्टर बनना है। जितने भी यूथ बच्चे अभी देख रहे हैं, तो आप सपने तो देख रहे हो, बट आर यू रियली रेडी फॉर उसकी कीमत चुकाने के लिए? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो आई एम गोइंग टू सिंग, देन वी विल डिस्कस इट विद द सर एंड मैम। कुछ चैन खोना पड़ता है, कुछ नींदें गंवानी पड़ती हैं,
कुछ चैन खोना पड़ता है, कुछ नींदें गंवानी पड़ती है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। जब सब कुछ आसपास गलत होता है, जब अपना सब कुछ जोखिम में लग जाता है, कितनी आसपास निराशा उठानी पड़ती है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। बना हुआ कारवां तुम्हें छोड़ जाएगा, चलता हुआ जहां तुम्हें छोड़ जाएगा, फिर भी दिल में आशा की किरण जगानी पड़ती है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। आसमान को छूना के लिए बहुत फड़फड़ाना पड़ता है, कितनी बारी गिर के खुद को उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऊंची उड़ान भरनी होती है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या बात। So this was it. So we would really like to know कि सर ने जो लाइफ में विक्रांत जी, आपकी बात से मैं अगर शुरू करूं तो जैसा आपने कहा कि आप लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं। हालांकि आज की बुक का जो टाइटल आह से आहा तक, इट्स मोर लाइक अ जर्नी फ्रॉम पेन टू ब्लिस, तो मैं इसके कॉन्ट्ररी अभी तक अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। नाइस। मुझे अभी तक की जिंदगी में भगवान की कृपा रही है कि कभी भी पेन का सामना नहीं करना पड़ा है। तो असल मायने में तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि जर्नी ऑफ पेन टू ब्लिस क्या है। आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई है। अगर औसतन जो इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम देखें तो मैं आधी क्रॉस कर चुका हूँ, और अभी तक गॉड हैज बीन काइंड, इट हैज बीन अ ब्लिसफुल जर्नी। जहां तक सपनों की बात है तो हाँ, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना मैंने शायद 5th क्लास में ही देख लिया था। मेरे पिताजी वो एक वकील हैं पेशे से, और उनके जो स्पेशलिटी है वो सर्विस लॉ। तो सर्विस लॉ में अक्सर जो है एम्प्लॉइज के केसेस ही किए जाते हैं, सर्विस मैटर्स में। तो स्टेट के खिलाफ केस किया जाता है। तो बचपन से मैं देखता था कि घर पे जो क्लाइंट्स आते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे। तो ऐसे ही बचपन में मैंने कभी उनसे पूछा भी काम क्या करना चाहिए, नौकरी क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा भी अगर इंडिया में कोई नौकरी करने लायक है तो वो आईएएस की है। तो एक छोटे से बच्चे के लिए उनके पिता आइडल होते हैं, और आपके आइडल जब आपको ऐसी कोई बात कह दें तो आपकी लाइफ का एक वो सपना बन जाता है। तो मुझे आज भी याद है 5th क्लास थी, मुझसे पूछा गया कि बड़े होके क्या बनोगे, तो मैंने खड़े होके कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो ये भी कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा और न्यूरो सर्जन बनूंगा, बट वो नहीं बन पाया। पर आईएएस ऑफिसर का सपना जरूर पूरा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड। जहां तक रातों को नींद हराम करने की बात है, अक्सर लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि जो आईएएस का एग्जाम है, जिनको पता है इसके बारे में ज्यादा, हमें ऐसा गलतफहमी भी हो जाती है लोगों को कि भी शायद हर किसी को पता है भी आईएएस क्या होता है, आईएएस क्या बनने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में शायद सबको जानकारी होती है। ऐसा नहीं है। हमारे देश की आबादी अब जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है, तो ये मानना कि 142 करोड़ में से 100 करोड़ को भी पता होगा कि आईएएस बनने की क्या जद्दोजहद होती है, तो ये बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी होगी। मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, शायद कुछ लोगों को आज और इसके बारे में नया पता चल जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका हर साल एक एग्जाम निकलता है। उस एग्जाम को कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वो एग्जाम जितनी भी भारत सरकार की और ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये तीनों सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जिसके बारे में आपको पता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, ऐसी कुल मिला के कोई 26 के करीब सर्विसेज बनती हैं। डिफेंस, सिविल अकाउंट्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो उनका एक कॉमन एग्जाम रखा जाता है। उसमें जो वैकेंसी पोजीशन होती है साल दर साल, उसको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताया जाता है। 3 स्टेजेस में एग्जाम बटा हुआ है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है।
जो प्री है वो लगभग 10 से 12 लाख लोग जो है वो हर साल इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। उसमें से रफली 6 से 7 लाख एट द मिनिमम एग्जाम देते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो हर वो सिटीजन जो एक ग्रेजुएट है एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए। आपके लगभग 6-7 लाख में से जो फर्स्ट स्टेज के बाद कट ऑफ आने के बाद, और वो पहला स्टेज एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है बट इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, और उसमें आप निकलते हैं तो लगभग 22 से 23 हजार लोग चुने जाते हैं सेकेंड स्टेज के लिए, जिसको हम मेंस कहते हैं। मेंस एग्जामिनेशन एक रिटन फॉर्मेट है, उसमें आपको अपने थॉट्स आंसर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। वो एग्जाम के बाद आपके पास जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर होने के बाद अराउंड 2200 के आसपास लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद जितनी वैकेंसीज होती हैं, और औसतन हर साल अगर हम देखें अमूमन 1018 800 से लेकर 1100 तक की वैकेंसीज के बीच में निकलती हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट के बाद वो चुने जाते हैं। उसमें भी अमूमन जो आपके टॉपर्स होते हैं, ट्रेंड है ये, कोई जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर व्यक्ति का अपना चॉइस होती है, बट टॉपर्स जो हैं वो आईएएस में आते हैं, फिर फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विसेज। तो एक ट्रेंड बना हुआ है पिछले कई सालों से। इसमें कोई इंडिविजुअल टॉप होने के बाद पुलिस को भी नंबर 1 प्रेफरेंस दे सकता है, फॉरेन को भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, बट अमूमन यही ट्रेंड रहा है। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि ये काफी एक ग्रूलिंग प्रोसेस है, इसमें सच में दिन रात की मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पर मेरी वो जर्नी भी बहुत इंजॉयबल रही है। मैं शायद उन गिने चुने लोगों में से हूं जो ये क्लेम कर सकता है कि जितनी मेहनत करनी पड़ती है इस एग्जाम के लिए, मैंने शायद उसका 100 नहीं किया। उसका 1/100 करने पर भी मैं खुशकिस्मत हूं। मैं सिर्फ किस्मत को अपनी इस बात का श्रेय देता हूं, अपने पेरेंट्स को, भगवान की कृपा को, और कुछ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को इस जर्नी में गाइड किया, तो उनको मैं अपना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानता हूँ। और इन सब में जो था वो किस्मत ही मेरा एक ऐसा वो थी जिससे मैं सक्सेस पा पाया। तो हाँ, ड्रीम अचीव हुई, पर ड्रीम अचीव करने के लिए जो जद्दोजहद इंसान महसूस करता है वो मैंने नहीं की। कीमत नहीं चुकानी पड़ी। हाँ, कीमत मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई खास कीमत नहीं चुकाई है। मेरे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद मैंने बहुत कीमत चुकाई है। आपको थोड़ा समय और लेते हुए आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने जो अपनी तैयारी करी उस समय मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको जेएनयू कहते हैं, और पिछले कुछ समय में बहुत बदनामी का सामना भी करना पड़ा है मेरी यूनिवर्सिटी को, तो वहां पे मैं पढ़ाई करता था, अपनी एमफिल पीएचडी कर रहा था जब मेरी सिलेक्शन हुई। तो वहां की हॉस्टल लाइफ थी, तो मुझे जो हॉस्टल मिला था, मुझे तो लगा अभी मेरे लिए वो स्वर्ग था, वो कमरा जो था मेरा स्वर्ग था। पर जब मेरे फादर साहब मेरी सिलेक्शन के बाद, उन्होंने देखा ही नहीं था जेएनयू को, मैं वहां पढ़ा, सिलेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, बट जब फाइनली वहां से मूव आउट करना था तो वो मुझे लेने आए। तो जब वो लेने आए तो मैंने उन्हें कहा कि भी सामान कमरे में है, आप 2 मिनट कमरे में बैठे और मैं सामान वगैरह रखवा देता हूँ गाड़ी में अपना और चलते। तो मुझसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वहां 15-20 मिनट बैठना पड़ा उन्हें। घर आए तो बाद में मेरी मदर को जरूर उन्होंने कहा कि इसने बहुत जिंदगी में स्ट्रगल करी। तो मुझे जब मेरे मदर ने पूछा कि भाई ऐसा तेरे पापा को आज बड़ा फील हुआ है कि तूने बहुत स्ट्रगल करी और कहीं ना कहीं शायद वो तुझे जितने सुख सुविधाएं वो देना चाहते थे तुझे नहीं दे पाए, तो आप यकीन मानिए मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम, मोस्ट एंजॉयबल टाइम उसको मानता हूँ। बट फ्रॉम माय फादर्स पर्सपेक्टिव, मैं आपको वो कमरे की थोड़ी सी वो बता देता हूँ। वो जिस कमरे में वो बैठे थे, उस कमरे की डिंजी सी हालत थी, उसके साथ बिल्कुल 7 वॉशरूम्स थे, तो वो हमेशा डैम्प रहती थी वॉल। उसमें एक कूलर था जो मैंने 4 साल पहले लिया था, जो जंग लग चुका था, पूरा का पूरा जर चुका था, और मैं उसे सिर्फ इसलिए चला रहा था क्योंकि उसमें से मुझे पंखे में से हवा चाहिए थी। अंदर सुविधाओं के नाम पे एक खटिया थी जो जिसका गद्दा बैठ चुका था मेरे बाहर से,
और मैंने बदला नहीं था इतने सालों से। एक पुराना सा टेबल था, एक डेस्कटॉप मैंने लिया था उस जिसपे मिट्टी चढ़ चुकी थी 3 सालों की, मैंने उसे साफ करना जरूरी नहीं समझा। तो इस सब में हो सकता है वो सारी दरिद्रता मेरी अपनी थी, मेरे कमरे का या यूनिवर्सिटी का, शायद इसमें कोई दोष नहीं था, थी वो सारी मेरी अपनी दरिद्रता। बट जो मेरे फादर को दिखी वहां पर मौके पर, तो एंड ही हैज गिवन मी अ वेरी गुड एजुकेशन। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, मुझे कोई सुख सुविधाओं का कभी मुझे ऐसा ही महसूस नहीं होने दिया। जब मैंने जो मांगा, बाइक मांगी, कार मांगी, मुझे सब मिला। जो भी एक आम लड़का जिद करता है अपने फादर से, वो सब पूरी की गई। तो उस पर्सपेक्टिव से जब उन्होंने मेरा वो कमरा देखा तो उन्हें लगा कि यार ये तो उसने बहुत स्ट्रगल की है। तो उनकी नजरों से मैंने शायद आपकी पोयम के सारा पेन फील किया है, अपनी नजरों से मुझे लगता है मैं बहुत बिना कोई कीमत दिए ही निकल गया। तो ऐसा आगे मैं भगवान से दुआ करूंगा अभी आगे कोई कीमत ना चुकानी पड़े इसकी। अभी तक जो कर दिया वो मेरी खुशकिस्मती है। तो यस, मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है, तो मैंने अपने विचार पर आप जो माहौल बता रहे हैं, सिमिलर माहौल में मैं भी पला बड़ा हूँ। मेरे पापा भी मतलब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ही इज बीन क्लर्क फ्रॉम लास्ट 40 years विद द सोमनाथ शर्मा जी। ही इज आल्सो डीलिंग द सेम काइंड ऑफ केसेस। तो जैसा आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, सेम मेरा भी अपब्रिंगिंग वैसा ही हुआ है। तो आई कैन कनेक्ट डॉट टू डॉट। आई एम आल्सो बीइंग हॉस्टलर। तो आप जैसा बात कर रहे हो वो सिमिलर सीन मेरे भी माइंड में क्रिएट हो पा रहा है। बट आई हैव वन अनदर क्वेश्चन कि आप जैसे बोल रहे हो कि ये प्रोसेस ना सब जगह अवेलेबल है कि हाउ टू बी एन IAS, पर उसमें कुछ ऐसे जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कुछ सेक्रीफाइसेस किए, बट देन देयर वुड हैव बीन सम प्रोसेसेस जो आपने बहुत सिंपल करके रखे होंगे। पब्लिक के माइंड में वो कह लो कि अभी भी डाउट्स होंगे, पर आर देयर एनी फैक्ट्स या एनीथिंग कि आप कहना चाहो कि ऐसा करो तो बहुत जल्दी चीजें समझ आती है? देखिए, इसमें भी ना आपकी कुछ आप ब्लेस्ड होते हैं। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं कि मेरी ग्रास्पिंग पावर बचपन से ही ज्यादा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भी मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है किसी चीज को समझने के लिए। मैं कम पढ़ के भी उसको बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। तो वो एक नेचुरल एडवांटेज था। दूसरा, विक्रांत जी एक एजुकेशनिस्ट है, एंटरप्रेन्योर हैं। तो स्कूल एजुकेशन में आई वाज ब्लेस्ड। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स एक आपके नेचुरली डेवलप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं सेंट कबीर चंडीगढ़ का प्रोडक्ट हूँ। तो हमारा स्कूल ICSE बोर्ड था। एक्सप्रेशन पे वहां बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो आंसर राइटिंग मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली मेरी अच्छी थी। तो कुछ जो नेसेसरी स्किल्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली मेरे अंदर शायद आ गए थे। इसलिए भी मुझे अपनी जर्नी इतनी मुश्किल नहीं लगी। मैं जैसे आपको अगर बताऊं मैंने क्या अलग किया जो नहीं करना चाहिए, जो मैं हर किसी जो नया एस्पिरेंट मेरे से कभी भी पूछता तो मैं उसे कहता हूं जो मैंने किया उसे बिल्कुल मत करो। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने कोई किताबें नहीं खरीदी, मैंने बेसिक्स अपने सिर्फ लॉ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, सिर्फ एक्ट्स लिए। कोई उस पर बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या ट्रेटाइजेस होती हैं वो नहीं ली। जो मैंने नोट्स लिए वो ऑलरेडी जो बाजार में अवेलेबल टॉपर्स के नोट्स थे वो उठा लिए कि यार खुद नहीं मेहनत क्यों करूं, अगले ने मेहनत कर रखी है उसकी उठा लूं। स्मार्ट वर्क जिसे हम कहते हैं। दिस इज द स्मार्ट। तो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क में विश्वास किया। फिर मेरी एक बचपन की आदत बन गई थी जो मैं कहता हूं हर किसी को जरूर होनी चाहिए। मैं क्लास 8th ऑनवर्ड्स द हिंदू पढ़ता था। तो द ओनली न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू रीड वाज द हिंदू। और मेरा दिन पूरा नहीं होता था जब तक मैं द हिंदू ना पढ़ लूं। तो 8वीं से लेकर मेरी अप टिल सिलेक्शन मेरा ये एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने वो अखबार ना पढ़ा हो। अब वो जो था उसको मैं एंजॉयमेंट मानता था। वो मेरी दिनचर्या का एक सवा घंटा था जिसको मैं पढ़ाई मानता ही नहीं था। लोड नहीं लगता था। हाँ, पढ़ाई नहीं है वो मेरे लिए, इस दिमाग पे कोई लोड नहीं है। तो वो 1-1.5 घंटे में जो मैं पढ़ता था, और हिंदू बाय एनी स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल न्यूज़पेपर। तो उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो आपके बेस्ट न्यूज़पेपर्स इन द कंट्री में काउंट किया जाता है। तो नेचुरली वो जो असिमिलेशन ऑफ नॉलेज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो
मेहनत वाली बात है ना, तो मेहनत को अगर आप एंजॉयमेंट बना लोगे तो वो मेहनत लगेगी। नाइस नाइस। तो वो शायद मेरा कारण है कि मैं मेहनत मानता ही नहीं, मैं सैक्रिफाइस मानता नहीं हूँ कि ट्रेडिशनल चीजों को आप जब करते हैं तो मेहनत करना पड़ता है। जो लोगों के लिए चीजें मेहनत लगती हैं उसमें आपका मजा था। हाँ, मेरी जिंदगी इनसे कॉन्ट्ररी रही है। मेरी एक्चुअली वहां से यहाँ तक रही है। काफी स्ट्रगलिंग रहा है मेरा बचपन। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ ना बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आई वाज ओनली 5 years old जब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ना मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे ना एक जो पंजाब में नॉर्मल ट्रेंड होता है जट सिख फैमिलीज में कि लड़की ने जहाँ तो 12th करी या ग्रेजुएशन करी, एनआरआई का रिश्ता आया और टिपिकली शादी कर दी। मेरी सारी बुआस जो हैं अब्रॉड सेटल्ड हैं और बहुत खुश हैं वो अपने घर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर मेरी उनसे थोड़ी सी हट के एस्पिरेशन थी कि मैं मतलब पढ़ना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन से आगे मेरे को पढ़ना है। तो कोई इस बात को सपोर्ट नहीं करता था और इस वजह से भी सपोर्ट नहीं करता था कि भी फादर नहीं है, कौन जाएगा पीछे, और हॉस्टल में छोड़ना है जी लड़की को, नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो मेरे से भी ज्यादा शायद वो मेरी मदर के लिए रहा, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली कभी किसी से डील नहीं किया फेस टू फेस, जो भी लोग इस पढ़ाई के क्रिटिकल थे, पर उनको शायद हर स्टेज पे डील करना पड़ा। तो जब मैंने लॉ चूज किया तब भी सब लोग बहुत ही क्रिटिकल थे और मैं आइल्स करके उस टाइम इंग्लैंड गई थोड़े समय के लिए, जिस टाइम अभी पंजाब में ये ट्रेंड शुरू भी नहीं हुआ था। वहां गई, उन सबने ये सोचा कि वहां गई है वहां शादी कर देंगे और फिर मतलब वापस नहीं आएगी, वहीं सेटल हो जाएगी। तो मैंने उससे कॉन्ट्ररी स्टैंड लिया। मैंने कहा कि नहीं जी अब तो मैं वापस, ये डिग्री तो खत्म हो गई, भी शादी करके सेटल होना या तो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है या तो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे पीआर मिले। तो इंग्लैंड में ऐसा कोई ना तब सिस्टम था ना अब सिस्टम है। वहां पे अगर आप स्टूडेंट गए हो तो स्टूडेंट ही हो, आइदर यू मैरी और यू गो बैक टू योर कंट्री। तो वापस आए, लॉ चूज किया। तो लॉ का भी सब कहने लगे जी अच्छा है तो अगर पढ़ना ही है तो लॉ ही क्यों पढ़ना, लॉ पढ़ेंगे तो शादी नहीं होगी, जो लड़कियां लॉ कर लेती हैं उनकी शादी नहीं होती। लॉ कर लिया, यहाँ अमृतसर से किया मैंने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रही। उसके बाद फिर ऑल ऑफ ए सडन मैंने फिर अपने घर वालों पे बॉम्ब फोड़ा कि जी मेरा ना इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में ना LLM में सिलेक्शन हो गया, अब तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। वो उनके लिए और भी ज्यादा मतलब प्रोसेस हार्ड होती गई कि अब आप दिल्ली चले जाओगे, मुश्किल है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो मम्मी ने सपोर्ट किया, सबके साथ मम्मी ने आर्गुमेंट किए। फिर सब लोग कहने लगे ठीक है अब दिल्ली चले जाएगी, आपकी लड़की की शादी नहीं होगी। मतलब एक तो लॉ कर लिया, LLM कर ली, उसके बाद चांसेस है नहीं शादी के, फिर मतलब हमारी कम्युनिटी में तो मुश्किल है। तो वहाँ LLM करी। फिर मैंने कहा जी अब दिल्ली आप जाते हो ना तो दिल्ली आपको ना जज जाती है, मतलब एज ए सिटी। तो जब आप एक बार वहां चले जाते हो ना आपको लगता है कि अब नथिंग डूइंग, मैंने वापस नहीं जाना। मतलब मैं उससे पहले इंग्लैंड भी गई थी पर वहां मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वापस नहीं जाना। वहां मुझे हमेशा लगता था कि वापस चले जाना है, मतलब ऐसा ही माइंड सेट था मेरा। दिल्ली जाके मुझे लगा कि नहीं जी अब तो मतलब यही रहना है, जो करना है यही करना है, जो है यही। तो LLM हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों पे आगे का बॉम्ब फोड़ा कि अभी भी शादी नहीं करनी, जब मैं PhD करूंगी। तो घर वाले कह रहे हैं ये कैसी पढ़ाई है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब इतने साल हो गए। और मेरे को याद है बचपन में मुझे मुझसे पूछता था कि तुम कितना पढ़ना चाहती हो, मुझे नहीं पता होता था PhD क्या है, क्योंकि इतनी पढ़ाई किसी ने करी नहीं फैमिली में। तो मैं कहती थी जहाँ पे जाके ना सारी क्लासेस खत्म हो जाती है वहां तक पढ़ाई करनी है मुझे। तो सबको लगता अच्छा होता था। लोग कहते थे कि मतलब 14 है, मतलब BA को 14 क्लासेस कहा जाता था ना और MA को 16, तो 16 क्लासेस है। तो काउंट करते करते भी मतलब खत्म होने लगी। तो फिर कहा जी नहीं अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उन सालों में मेरा किस्मत ने भी काफी साथ दिया कि LLM क्रैक होगी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD में सीट पाना अपने में बहुत मुश्किल था और मैं बिल्कुल होपलेस गई थी वहां पे, बिल्कुल होपलेस कि मैं ट्राई करूंगी, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा मतलब रैंक 1 था। तो फिर मतलब ऐसे होता गया और होते होते फिर देख लीजिए अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए।
तो लाइफ आ से आहा होगी बेटर होगी मेरी लाइफ काफी। तो मैं इसका क्रेडिट अपनी मदर को देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऐसी मेरे में कन्विंसिंग पावर नहीं, मैं अगले से थोड़ा झगड़ा करने लग जाती हूँ। मेरे मदर का ऑन द कॉन्ट्री बिलीव है कि आप अपने एक्शन से लोगों को जवाब दो, आपको तभी उनको काउंटर नहीं करना होता। आपको जो जिंदगी में करना है आप वो कर लो, जिस दिन आपने वो कर लिया उस दिन लोगों को अपने आप जो है जवाब मिल जाता है। तो ये जो बॉर्डर क्रॉस बम फोड़ते हैं उनका कोई फायदा नहीं, इनका फायदा है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसे बम फोड़ेंगे तो आगे जाएंगे, है ना, वो बम फोड़ेंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो ऐसा इनके बम फोड़ने के ऊपर कुछ और पोएम आपके पास पक्का होगी। There is a poem called Undo Ka Button. So that is the first poem I have put up. Basically life में होता क्या है कि हमारा ह्यूमन माइंड कह लो या हम सब ऐसे हैं कि किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक छोटी सी बात पकड़ के बैठ के दिन खराब करने के लिए, हफ्ता महीना लाइफ भी खराब करने के लिए काफी है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो आज से 10 साल पहले पता है नहीं कि कितना मेरे नाल, वी जस्ट होल्ड ऑन एंड हम रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इसके ऊपर ये पोएम है अंडू का बटन, कि अगर हमारी लाइफ में अंडू का बटन फिट हो जाए तो लाइफ बिकम सो नाइस। सो आई जस्ट रिसाइट दिस पोएम, अंडू का बटन। तुझे कुछ दर्द दिया, कुछ दर्द मैंने भी लिया, आ वापस गले लग जाएं, आ जिंदगी में अंडू का बटन दबा दे। कुछ ले लिया मैंने तेरा, कुछ ले लिया तूने मेरा, वापस हिसाब आ कर लें, आ जिंदगी में अंडू का बटन दबा दे। नफरतें क्यों रखें दिल में अपने, आ मिल के करे पूरे सपने। दुख रख के दिल में अपनी जिंदगी क्यों बिता दे, आ जिंदगी में अंडू का बटन दबा दे। कुछ ही दिन है जीने के, कुछ ही दिन है खुशी के, भूल के सब कुछ फिर मिल जाते हैं, आ जिंदगी में अंडू का बटन दबाते हैं। छोटी सी जिंदगी में मुस्कुराते हैं, शिकवे रख दिल में क्यों हजारों जिए जाते हैं, आ जिंदगी में अंडू का बटन दबाते हैं। रख के बुरी यादों का बोझ क्यों जिए जाते हैं, कुछ एक दूसरे की खुशी में मस्त हो जाते हैं। जिंदगी के हर रस का आनंद उठाते हैं, आओ अंडू का लाइफ में बटन दबाते हैं। जैसे ही हमारा ये प्लान हो रहा था, तो कल रात को मेरा एक दोस्त है, तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, तो वो मैं उसको बताया कि ऐसे डीसी साहब के साथ हमारा कल शूट है। तो वो बोला था कि आपकी ये पोएम से मुझे याद आया, वो बोला था कि उनको बोलना, मैं भी बोल रहा था कि मेरा दोस्त डीसी बनेगा पर बना नहीं, मैं उसको वही बात बोल रहा था, अंडू का बटन कोई है नहीं। तो मेरा भी एक वो एम था, बट देन अंडू का बटन अभी हमारे पास है नहीं। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी आई विल से कि है, बटन है जो, हाँ आपका देखिए जो एक्शंस है समय के साथ आपकी एक टाइमलाइन होती है, आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने उस टाइमलाइन में वो नहीं किया तो शायद हमारा सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है वो आप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। पर अंडू का बटन मोर इंटरनल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है। जो विक्रांत जी की पोएम से जो मुझे एहसास होता है वो ये है कि मैंने हमेशा ये एक अंडू का बटन अपने दिमाग में रखा है। घर में सबसे बड़ा था, तो छोटी उम्र में ही, वैसे भी इंडियन हाउस होल्ड में ना बॉय की इमोशनल नीड्स का कोई खास ध्यान नहीं रखता। मतलब हमारे यहाँ अगर आप बात करो ना यार इमोशनल, तो कहते हैं यार लड़का और ऊपर से इमोशनल, तो मतलब पहले ही बंदा कहते हैं यार तू भी बंदा बन। इनको काट रही हूँ, इसलिए काट रही हूँ कि हमारे ना भगवान की कृपा से 2 बेटे ही हैं। नाइस। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो बहुत ही इमोशनल है, ही इज वेरी इमोशनल बीइंग। तो मतलब अभी तो है, अभी वो 6 साल का है, तो ही इज वेरी यंग ऑल्सो। तो जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि इंडियन हाउस होल्ड में इमोशंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, वो कभी भी इमोशनल होगा ना, ही बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू टेल हिम तू लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। Be a man. So I tell him कि बच्चे की भी इमोशनल हो सकती है, लड़का है क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इसी आप बात इसलिए हंस रहे थे। हाँ, इन्होंने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। प्रिसाइजली मैं यही कह रहा था कि ये मैंने भी सीखा और मैं आगे भी इसको वो कर रहा हूँ, इम्पोज कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं, और आज मैं एज अ फादर मैं इस बात के कन्विक्शन में बिलीव भी करता हूँ। देखिए
सोसाइटी और समाज और आज की जो दुनिया है, जैसे जैसे हम टाइम्स के साथ देख रहे हैं, लाइफ हार्ड होती जा रही है। और अगर हार्ड लाइफ में आपको अपनी मेंटल पीस रखनी है तो इमोशनली वल्नरेबल होकर नहीं किया जा सकता। अगर आप घर में बड़े हैं तो नॉर्मली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाती हैं। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई भी विफ्ता आएगी तो घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको ओवरनाइट एक रोल में स्टेप इन करना पड़ जाता है। हम अक्सर देखते हैं जब फैमिली में आप पेरेंट्स को लूज करते हैं तो बड़े बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार समाज भी ज्यादा डालता है, ऑटोमेटिकली आता है। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग में भी है, तो बचपन में भी मेरी अपब्रिंगिंग में भी रहा है, मैं भी अपने बेटे की अपब्रिंगिंग में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को जब आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि मेंटली वीक नहीं होना, कि ये ऐसा बिहेवियर मेंटल वीकनेस की तरफ है, तो शायद उस समय वो बुरा लगता हो। बट आज अगर मैं विद हाइंडसाइट देखूं तो जो भी मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो उसी बिहेवियर की वजह से, जो मेरा उस समय था, जो मेरे में इनग्रेन किया गया कि आप अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को हैंडल खुद करो, आप डिपेंडेंसी ना ढूंढो किसी पे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, आप अपनी इंटरनल एनर्जी को जनरेट करते हो। तो जो ये अंडू का बटन है, ये उस इंटरनल रीसेटिंग का एक पार्ट है। आप रोज कुछ आपके साथ बुरा होता है तो आप रियलाइज करते हो कि यार मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको पकड़ के अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को वीक करूं, मैं इसको अपने पे हावी होने दूं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि यार रात सो जाओ, सुबह उठो, चल पड़ो आगे। तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस। मैंने बहुत, जो मैंने पहले कहा कि मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे। मैं क्लास 10th में अपना चंडीगढ़ की ट्राई सिटी में टॉपर था, और उसके बाद से 10th ऑनवर्ड्स, 11th में मैं कॉलेज का टॉपर था, 12th में आई गॉट 68%, 69% मार्क्स इन इंग्लिश, जिसका मैं टॉपर था। तो एक बच्चे के लिए जो पढ़ाकू हो, जो पढ़ाई पे ध्यान देता हो, उसके लिए सडनली मार्क्स नीचे आना एक फेलियर होता है उसके दिमाग में। आई कैन कनेक्ट। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, तो मैं मेडिकल का एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पाया। तो मुझे बीडीएस मिल रहा था, मतलब मैं एमबीबीएस नहीं क्रैक कर रहा। तो बीडीएस मैं कभी करना नहीं चाहता था, तो मेरे लिए एमबीबीएस की सीट ना मिल पाना मेरा एक फेलियर था। फिर मैं लॉ में चला गया, तो वहां मैंने सोचा भी मैं टॉपर रहूंगा थ्रू आउट, क्योंकि मैं तो साइंस से आया हूँ। पर वहां पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं टॉप 3 में था, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स में स्लिप हुआ। तो जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं 30th नंबर पे था अपने बैच पे, तो अगेन एक फेलियर के रूप में। फिर मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाना चाहता था अपनी मास्टर्स के लिए, अप्लाई किया, कैम्ब्रिज की सिलेक्ट लिस्ट में आ गया, फाइनल लिस्ट में नहीं, कट ऑफ में क्लियर हुआ। वो मेरे मन में एक फेलियर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं एमए इंग्लिश करना चाहता था ऑल्टरनेटिवली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश नहीं मिला, जेएनयू में एमफिल मिल गया। वो मेरी एस्पिरेशन नहीं थी, तो मेरे मन में मैं फेलियर था। फिर मैंने फर्स्ट एंट्रेंस दिया अपना जब यूपीएससी का, तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। सेकंड दिया तो मैं लास्ट स्टेज पे पीटी देने के बाद सिलेक्ट लिस्ट में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट पीटी दे दिया था मैंने। बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो पता चला मैं 2 नंबर से कट ऑफ से रह गया। तो अब 2 नंबर से कट ऑफ से यूपीएससी में रहने का मतलब है आपका 1 साल बाद किसी ना किसी बची हुई वैकेंसी में नाम आ जाएगा। तो अब वो 1 साल और देना था, तो थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो ये जब जितने भी ये आप, उसके बीच में मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ। बट फर्स्ट टाइम जब दिया तो नहीं प्री क्लियर हुआ, सेकेंड टाइम दिया तो प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी हुआ, सिलेक्ट भी हुआ। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हो ना, खास करके लाइफ में, तो क्या होता है कि एवरी फेलियर यू क्वेश्चन योरसेल्फ। यस। और मेरी ये आदत थी कि जब भी मैं फेल होता था तो मैंने एक अपना प्रिंसिपल बना रखा था कि एक दिन पूरा खूब गम बनाना है, मतलब इतने दुख में रहना है कि ऐसा लगे कि उजड़ा चमन जा रहा है। रिग्रेट, पूरा प्रॉपर रिग्रेट, दुख, अपने आप को मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे गालियां देना कि यार पढ़ा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, उस समय मूवी देखने क्यों चला गया, दोस्तों के साथ घूम क्यों रहा था, ये पढ़ लेता 4 किताबें क्या था। एक दिन, अगले दिन नहीं इसको लेके जाना। सो वन डे यू हैव टू बी इन कंप्लीट, एंड उसके बाद रात को सो के जब उठना है तो भूल जाना कि यार मना लिया ना, दुख हो गया ना, पूरा हो गया,
It has always worked in my life and I carry it today as well. तो आज मैं जब कोई भी डिसीजन लेता हूं तो मैं ये देखता हूं कि यार मेरे पास कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, मेरे पास डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है. तो आई एम अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन. मेरे पास कोई आकर ये बता देना कि हाँ ये सच है, हाँ ये मैंने किया है, ये मेरा सच है और ये मेरे कारण थे, तो मैं सोचता हूँ कि यार चल यार आगे से मत करियो, ठीक है ना, भूल जा जो हो गया, आगे से मत करियो और मैं तुझे एक मौका देना चाहूंगा. ये किसी और के लिए और अपने लिए भी मैं ये मौका देता हूं अपने आप को. मुझसे भी 1000 गलतियां रोज होती हैं पर मैं अपने आप को दबाता नहीं. मुझे होता है यार ठीक है, अगर कुछ बुरा हो गया है, कुछ मेरे से गलती हो गई है, तो अपने आप का दुख मनाओ, एक दिन मनाओ और भूल जाओ, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और जिंदगी बहुत शॉर्ट है. तो आप इस जिंदगी को 2 ही तरीके से जी सकते हैं मेरी नजरों से, या तो हमेशा दुखी रहकर या हमेशा होप में रहकर कि आने वाला समय आपके गुजरे समय से बेहतर है. तो वो जो होप है ना, उसके लिए आपको अंडू का बटन यूज करना. बहुत बढ़िया, मजा आ गया.